आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत के बारे में। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत अत्यंत रोचक है और अंग्रेजी आलोचना में इनके इस काव्य भाषा सिद्धांत ने एक तरह से तहलका मचा दी थी। इतना मौलिक और शानदार चिंतन था जिसने उस समय के जो नव अभिजात्यवादी नियो क्रिटिक्स थे, नव अभिजात्यवादी जो आलोचक थे, उनका चैन उड़ा दिया और इस तरह से फिर बड़े सारे हमले हुए इनके चिंतन के ऊपर। इनके विचारों से सहमति या सहमति की एक लंबी प्रक्रिया रही और एक मील का पत्थर कहा जाता है अंग्रेजी आलोचना के इतिहास में वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत को। आज की क्लास में हम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत क्या है ये समझेंगे। वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा सिद्धांत बना उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही, उसके पीछे के कारण क्या थे कि उन्होंने अपने काव्य भाषा संबंधित चिंतन में जिन विचारों को प्रस्तुत किया उसके बनने की प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। उनके काव्य भाषा संबंधित चिंतन और विचारों का हम विश्लेषण करेंगे और अंत में हम इस पूरे सिद्धांत का मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ कौन थे। वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के एक बहुत महान कवि हुए। महानतम मूलतः वो कवि थे, वो समालोचक नहीं थे। इसलिए जब कभी भी हम उनके सिद्धांत और समालोचना की बात करें तो हमारे जेहन में, हमारे ध्यान में ये बात होनी चाहिए कि वर्ड्सवर्थ मूलतः क्या थे? कवि थे, आलोचक नहीं थे। परिस्थितिवश वे आलोचक बन गए थे। वे कौन सी परिस्थितियां थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1850 में हुई। इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ। वो मूलतः कवि थे। यहाँ पे स्पष्ट है वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। तो नाम से ही स्पष्ट है कि इस सिद्धांत में वो ये बताना चाह रहे हैं कि काव्य भाषा यानी कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए या किस तरह की भाषा का प्रयोग कविता में उचित होता है। इसी पे उनका गहन चिंतन और मंथन है, उनके मौलिक विचार हैं। हालांकि वर्ड्सवर्थ ने इस बारे में भी बात की है कि काव्य का विषय क्या होना चाहिए, काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए, कवि की दृष्टि क्या होनी चाहिए। इन सब विषयों पे भी उन्होंने बात की है, लेकिन काव्य भाषा संबंधी उनका जो चिंतन है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, या आप कह सकते हैं कि वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वह हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। इसलिए हमारा ज्यादा ध्यान उसी विषय पे होगा कि वर्ड्सवर्थ कविता की भाषा क्या मानते हैं, कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए। इसी चिंतन का जो नाम है, इसी सिद्धांत का जो नाम है वह है वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। आगे बात समझ में। काव्य भाषा सिद्धांत के संबंध में वर्ड्सवर्थ की जो मान्यताएं हैं उसको मूल रूप से हम 4 बिंदुओं में प्रकट कर सकते हैं। 4 उसके मुख्य तथ्य हैं और उन्हीं 4 मुख्य तथ्यों पर यह पूर्णतः काव्य भाषा का सिद्धांत आधारित दिखाई देता है। सबसे पहले मैं उन 4 सिद्धांतों का जिक्र करूंगा, सिर्फ जिक्र करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं वो जो 4 सिद्धांत हैं, वो जो 4 विचार हैं, उन विचारों के बनने की प्रक्रिया के बारे में लौटेंगे हम, ताकि आगे चलकर हमारा विषय खुले। कैसे? जब हम उन 4 सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे, तो पहले की जो पृष्ठभूमि रही है कि किस तरह से वो रचना प्रक्रिया आई या वो विचार प्रक्रिया कैसे पनपती है उनके भीतर, उसे समझने में हमें बहुत आसानी महसूस होगी। आगे बात समझ में। तो इनके जो सिद्धांत है काव्य भाषा संबंधित सिद्धांत, उसको मूलतः हम 4 तथ्यों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो तथ्य है वो ये है कि वर्ड्सवर्थ यह मानते हैं कि कविता में ग्रामीण जीवन की आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि सामान्य जनता जिस भाषा का व्यवहार करती है उस भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात वो कहते हैं कि गद्य की भाषा और काव्य की भाषा दोनों में कोई तात्विक अंतर नहीं है, यानी कि वो दोनों को लगभग समान मानते हैं, यानी कि दोनों गद्य की भी भाषा, पद्य की भाषा को भी वो समान मानते हैं। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मानते हैं कि उनका कहना है प्राचीन कवियों की जो भाषा थी उसमें भावोद्रेक जो था, भावनाओं का जो उद्गम था वो सहज था, सरल था, क्योंकि उनकी भाषा क्या थी? सरल थी, सहज थी, ऐसा मानना है। लेकिन बाद के कवियों की भाषा में आडंबर और कृत्रिमता दिखाई देती है, ये उनकी मान्यता है। इसका विश्लेषण हम करेंगे कि वो क्या तर्क देते हैं, इसके पीछे क्या कहते हैं वो। और चौथी बात वो कहते हैं कि कविता जो है वह प्रबल भावों का स्वच्छंद प्रवाह है,
ठीक है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, कि ठीक है कि कविता जो है प्रबल भावावेगों का स्वच्छंद प्रवाह है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये कहते हैं कि जो प्रबल भाव होते हैं, प्रबल वेग होते हैं, उनका स्वतः छलक करके कविता में बदल जाना, यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। चार महत्वपूर्ण बातें हैं काव्य भाषा के संबंध में, जिसका विश्लेषण और विवेचन हम आगे करेंगे। इसके पहले अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा संबंधी जो चिंतन है, इस चिंतन के बनने की प्रक्रिया क्या रही। क्यों? क्योंकि उनके केंद्र में प्रकृति है, काव्य भाषा के संबंध में प्रकृति है। प्रकृति क्यों? क्योंकि गांव प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण लोग प्रकृति के सर्वाधिक करीब होते हैं, भाषा की सरलता है और आम जीवन को वो छू रहे हैं, ठीक है ना। उनको लगता है कि आम जनजीवन की जो भाषा है, आम जनता की जो भाषा है, वही कविता की भाषा होनी चाहिए, ठीक है ना। कल्पना को भी आगे चल के भी महत्व देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे निर्मित हुई, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो मूलतः कवि थे, आलोचक नहीं थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ जब 20 वर्ष के थे तो 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने पैदल यात्राएं की, इटली की यात्रा की, फ्रांस की यात्रा की, और मध्य यूरोप का एक बहुत सुंदर और खूबसूरत पर्वत है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत की भी उन्होंने यात्रा की, और आल्प्स पर्वत की जो सुंदरता थी, उसका जो सौंदर्य था, उन्होंने वर्ड्सवर्थ के कवि मन को बहुत प्रभावित किया था। उस ब्यूटी ने उनके कवि मन को बहुत प्रभावित किया था। और एक और जो महत्वपूर्ण बात काव्य भाषा संबंधी चिंतन के आने में, एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य जिसने बहुत प्रभावित किया वर्ड्सवर्थ के विचारों को, वह थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक हुई थी। आप सब इस बात को जानते हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। वर्ड्सवर्थ 1 वर्ष तक फ्रांस में रहे और उन्होंने यह देखा कि किस तरह से जो आम जनता थी, आम जनता के संघर्ष ने राजतंत्र को या तानाशाह के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़कर तानाशाही को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। और नेपोलियन बोनापार्ट की तानाशाही खत्म हुई और फ्रांस में गणतंत्र या लोकतंत्र की स्थापना हुई। हालांकि वो संघर्ष लंबा था, उसमें बहुत जाने गई, बहुत लोगों ने अपना त्याग किया, लेकिन ऐसा हुआ। ये जो क्रांति थी, जिस क्रांति में आम आदमी की जीत हुई, आम लोगों की जीत हुई और राजतंत्र और तानाशाही की समाप्ति हुई एक तरह से, इस लड़ाई की जो गूंज थी वो न सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दे रही थी। यानी कि लोगों को ये भरोसा होने लगा था पूरी दुनिया में कि राजतंत्र और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है और आम आदमी, लोकतंत्र का महत्व इसलिए भी कि उसमें आम आदमी के अधिकारों को जीवित रखा जा सकता है। आम आदमी को कुछ मूलभूत अधिकार मिलते हैं और वह अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकता है। तो पूरी दुनिया में इस क्रांति ने एक तरह से प्रभावित किया, पूरी दुनिया को आकर्षित किया कि हम भी अपने यहाँ गणतंत्र और लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इस क्रांति के प्रभाव ने भी वर्ड्सवर्थ के विचारों को बहुत उद्वेलित किया। अब यहां पे भी देखिए, क्योंकि आम आदमी की जीत हुई है, शोषित पीड़ित वर्ग की जीत हुई है, जो सदियों से, वर्षों से राजतंत्र और तानाशाही में पीड़ित हो रहा था, अब उसे अधिकार मिल रहे हैं, ठीक है ना। और जो जीवन की परंपरागत मान्यताएं थी, वो परंपरागत मान्यताएं खंडित हुई, ठीक है। और अब कविता का विषय जो था वह राजा या कुलीन वर्ग नहीं था, कविता का विषय अब आम आदमी बन रहा था। इस फ्रांस की क्रांति ने भी वर्ड्सवर्थ के विचारों को बहुत अधिक प्रभावित किया, ठीक है। और जानते ही हैं कि कवि जो होते हैं वो भावुक हृदय के लोग होते हैं, तो वर्ड्सवर्थ के भावुक हृदय पर इस क्रांति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और फलतः वह ग्रामीण जीवन की तरफ ज्यादा गहराई से उन्मुख हो पाते हैं। आप याद करें कि पहला ही उनका जो काव्य सिद्धांत का तथ्य है वह है कि कविता की भाषा जो होनी चाहिए वह ग्रामीण जीवन की आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। और अभी मैं बता रहा हूं कि उसके बनने की प्रक्रिया क्या रही। तो फ्रांस में जो आम आदमी की जो जीत हुई, ठीक है ना, उस जीत ने भी वर्ड्सवर्थ के कवि मन को बहुत अधिक प्रभावित किया, ठीक है। और
एक और महत्वपूर्ण बात इस प्रक्रिया में कि वर्ड्सवर्थ की जो काव्य भाषा संबंधी चिंतन आया, इसके पीछे फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनकी अपनी प्रकृति की भूमिका रही, जो उन्होंने यात्राएं की, आल्प्स पर्वत की भूमिका रही, जो सौंदर्य उन्होंने देखा। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी विशेष बात यह थी कि वर्ड्सवर्थ के पहले जो साहित्यिक पृष्ठभूमि थी या जो साहित्यिक परिस्थितियां थी, उन्हें भी हमें समझ लेना होगा, उसकी भी इस निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही। वर्ड्सवर्थ के बहुत पहले के कवि हुए, इतावली कवि, महान कवि हुए, उनका नाम था दांते। दांते का जन्म 1265 ईस्वी में, उनकी मृत्यु जो थी वो 1321 ईस्वी में हुई। दांते बहुत महान कवि हुए। दांते ने कहा कि काव्य में जो ग्रामीणों की जो भाषा है या जो आम बोलचाल की भाषा जो है वह उचित नहीं है। वह ग्रामीण बोलचाल की भाषा को बहुत हेय दृष्टि से देखते थे। और उसके बाद के भी कवियों ने, यानी कि आप आए वर्ड्सवर्थ के पहले तक के भी जो कवि हैं, ठीक है ना, उन लोगों ने भी अलग अलग ढंग से इस विचार का क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो कविता में कैसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, इस पर दो तरह के विचार चलते रहे। ठीक है ना, दो तरह के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। पहला विचार कि कविता में ग्रामीण भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और दूसरा विचार कि कविता की भाषा ग्रामीण भाषा नहीं हो सकती, कविता की भाषा अलंकारपूर्ण होनी चाहिए, या कविता की भाषा जो है वह विशिष्ट भाषा होनी चाहिए। ठीक है, अब जो 18वीं शताब्दी है, जिस शताब्दी से संबंध वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है ना, 18वीं शताब्दी अर्थात नव अभिजात्यवादी, जिसे कि आप न्यू क्रिटिक्स कहते हैं, नव अभिजात्यवादी युग में काव्य के दो रूप प्रचलित रहे। ठीक है, जिसका समर्थन स्वयं, एक का समर्थन वर्ड्सवर्थ भी करते हैं। काव्य के दो रूप कौन से प्रचलित रहे? एक निम्न भाषा, जिसे नव अभिजात्यवादी निम्न भाषा कहते हैं। निम्न भाषा से संबंध कि गांवों की भाषा, आम बोलचाल की भाषा, ठीक है ना, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली भाषा। और दूसरा उच्च भाषा। उच्च भाषा यानी कि अलंकृत भाषा, जिसके पक्षधर कौन थे? नव आलोचनावादी, ठीक है ना, नव अभिजात्यवादी आलोचक, यानी कि नियो क्रिटिक्स। ठीक है ना, उनका ये तर्क था नव अभिजात्यवादियों का कि कविता तार्किक होनी चाहिए। ठीक है ना, कविता नियमों का अनुसरण करना चाहिए, उसमें विचार तत्व की प्रधानता होनी चाहिए। जबकि वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कि भावनाओं का यह क्या है? स्वच्छंद उद्भव है, स्वच्छंद आवेग है। तो जो दूसरी कैटेगरी थी उच्च भाषा वाली, तो वो अलंकारपूर्ण भाषा का समर्थन करती थी कि भाषा अलंकारपूर्ण हो, चमत्कारिक हो, ताकि पाठक और श्रोता को क्या कर सके? चमत्कृत कर सके। लेकिन अब दोनों के विरोध में अपने अपने तर्क थे। ठीक है, जो आम बोलचाल की भाषा थी उसके विरोध में नव अभिजात्यवादियों का यह तर्क था कि इसमें प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वो डे टू डे लाइफ के शब्द हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, यानी कि उन शब्दों से हमारा परिचय बहुत अति परिचय है, अतिशय परिचित है, और अतिशय परिचित होने के कारण उन शब्दों में कोई चमत्कार हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए काव्य रस उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, या अति परिचय होने के कारण, उन शब्दों से अतिशय परिचय होने के कारण भावों की तीव्रता हम उसमें नहीं देख पाते हैं, ये तर्क था। ठीक है, अब जो नव अभिजात्यवादी, जो नियो क्रिटिक्स जो थे, जो ये कहते थे कि कविता की भाषा अलंकृत होनी चाहिए, अलंकारपूर्ण होनी चाहिए, उसके विरोध में तर्क यह था किनका? जो निम्न भाषा यानी कि जो ग्रामीण भाषा के पक्षधर थे, उनका तर्क यह था कि जो बनावटी भाषा है, अलंकारपूर्ण भाषा है, ठीक है ना, और जो भाषा बोधगम्य नहीं, जो भाषा आसान नहीं, जिसे हम समझ नहीं सकते, उससे हमारे भावनाओं का उच्छलन कैसे होगा, भावाद्रेक कैसे होगा। तो अपने अपने ढंग से तर्क दिए जा रहे थे, और इसी पक्ष में तर्क आया वर्ड्सवर्थ का कि अलंकृत भाषा जो है वह जीवन से क्या है? दूर है। आम बोलचाल की भाषा ही जीवन की सहजता और सरलता को कविता में व्याख्यायित या प्रस्तुत कर सकती है। और यहीं से वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा संबंधी जो चिंतन है वह एक तरह से टेक ऑफ करता है, उड़ान भरता है। आई बात समझ में? इसके पीछे की परिस्थितियां अब आप समझ गए, कैसे फ्रांस की क्रांति का असर रहा, कैसे उनका जो
घूमने की जो प्रवृत्ति थी उसका असर रहा, ठीक है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में भी आम जीवन को उन्होंने देखा, जनता को देखा, भ्रमण के दौरान उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य और सुषमा को देखा, ठीक है। इसके अलावा जो पूर्ववर्ती पृष्ठभूमियां थी, दांते जैसे कवि जो यह मानते थे कि निम्न भाषा जो होती है वो आम बोलचाल की भाषा होती है और उसका प्रयोग कविता में नहीं किया जा सकता है। तो इन तमाम तरह की पृष्ठभूमियों ने वर्ड्सवर्थ के जो काव्य भाषा संबंधी जो चिंतन है उसको निखारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आप सब जानते हैं कि मनुष्य के निर्माण में या किसी भी विचार के निर्माण में परिस्थितियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसे आप प्लेटो के संबंध में भी क्या कर सके हैं, इसे आप प्लेटो के संबंध में भी जानते और समझते हैं। या हम और आप, हमारा जो निर्माण है इसमें बहुत हद तक भूमिका किसकी है, परिस्थितियों की है, आसपास के परिवेश की भी है, ठीक है। अब जब हम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी चिंतन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस कड़ी में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे जानना और समझना जरूरी है, ताकि वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी चिंतन को हम गहराई से तो समझें ही, उस काव्य भाषा संबंधी चिंतन का जो विरोध हुआ या उसके विपक्ष में जो तर्क दिया गया उसे भी हम आसानी से क्या करेंगे, समझ सकेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सन 1795 ईस्वी में, कब, 1795 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात एक बड़े महत्वपूर्ण कवि कॉलरिज से हुई। किससे हुई? कॉलरिज, जिनका कल्पना सिद्धांत बहुत फेमस है, वो भी बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, विचारक भी हुए। तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज समान विचार वाले कवि हुए, ठीक है। और कविता की भाषा, कविता के विषय और कवि को लेकर दोनों के विचारों में बहुत समानताएं देखने को मिली। अतः दोनों ने अपने इन विचारों को सम्मिलित रूप में प्रस्तुत करने का एक निर्णय लिया और दोनों ने अपने समान विचारों को सामने रखकर एक रचना प्रस्तुत करने की योजना बनाई। और इन दोनों की रचनाओं का संकलन आया सन 1798 ईस्वी में और उस रचना का नाम था लिरिकल बैलेड्स। क्या नाम था? लिरिकल बैलेड्स। इस लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, ठीक है ना, दोनों की कविताओं का संकलन था, ठीक है ना। और ये जो संकलन था लिरिकल बैलेड्स, इस संकलन की भूमिका लिखी वर्ड्सवर्थ ने। लिखते हैं ना भूमिका, इस संकलन की भूमिका लिखी वर्ड्सवर्थ ने और उस भूमिका का नाम उन्होंने रखा एडवर्टीजमेंट। क्या नाम रखा? एडवर्टीजमेंट, यानी कि उस मिनट नाम से उन्होंने लिरिकल बैलेड्स की पहली भूमिका लिखी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब जब लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन हुआ तो तत्कालीन काव्य जगत में हंगामा खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जो विचार काव्य भाषा संबंधी प्रस्तुत किए वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज के साथ मिलकर, वही सारे विचार कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, ग्रामीण भाषा होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है कविता, ठीक है ना, भावों को अधिक प्रधानता दी गई, कल्पना को प्रधानता दी गई। तो ये जो विचार भूमिका में आया, इसने तहलका मचा दिया और जो नव अभिजातवादी यानी कि जो न्यू क्रिटिक्स थे, उन्होंने इस पे हमले बोलने आरंभ कर दिए, इसकी आलोचना आरंभ कर दी, लेख लिखकर, भाषणों के माध्यम से। कई तरह से ये जो विचार आया वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का लिरिकल बैलेड्स की भूमिका में, इस पे कई तरह के आरोप लगाए गए। कब? जब 1798 में इसका पहला संस्करण आता है, ठीक है। चूंकि मैं बता चुका हूं आपको कि न्यू क्रिटिक्स यानी कि नव अभिजात्यवादी चिंतकों का यह मानना है कि कविता की जो भाषा है, कविता की भाषा तार्किक होनी चाहिए और वह नियमों का अनुसरण करना चाहिए। और कविता की भाषा वो अलंकृत भाषा मानते थे कि वह भाषा जो साधारण भाषा नहीं हो सकती। इसलिए इस विचार से वो सहमत नहीं हुए और उन्होंने लगातार प्रश्न खड़े किए, शंका उठाया और बहुत तरह से आक्षेप इस विचार पे लगाए, ठीक है। अब 1800 ईस्वी में 2 साल बाद दोबारा लिरिकल बैलेड्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ और जब दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ तो नियो क्रिटिक्स यानी कि नव अभिजात्यवादी चिंतकों ने जो आरोप लगाए थे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के भाषा संबंधी चिंतन पे, उसका जवाब देते हैं फिर से कौन? वर्ड्सवर्थ दूसरे संस्करण की भूमिका में। और इस संस्करण की जो भूमिका उन्होंने लिखी उसका नाम उन्होंने रखा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। पहले का नाम क्या था? एडवर्टीजमेंट।
एडवर्टीजमेंट नाम से पहली भूमिका लिखी और दूसरी भूमिका लिखी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। और इस दूसरी भूमिका में नव अभिजात्यवादी चिंतकों द्वारा लगाए गए जो आरोप थे उन सभी आरोपों को एक तरह से जवाब दिया और उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का और शंकाओं का समाधान प्रस्तुत किया। ठीक है, और यह जो भूमिका थी वह कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण रही। दूसरी भूमिका पहली भूमिका से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए भी कि जो नव अभिजात्यवादी चिंतक थे उनके सवालों का बहुत पुरजोर ढंग से जवाब भी था और उनके विचारों का खंडन भी था। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण बात यह रही इस भूमिका की, कविता और कविता की भाषा पे वर्ड्सवर्थ जैसे महान कवि का अपना एक मौलिक चिंतन दुनिया के सामने आया। और इसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स यानी कि जो भूमिका है इसे स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। स्वच्छंदतावाद यानी कि भावनाओं को प्रधानता देकर लिखा जाने वाला काव्य, जिसे वर्ड्सवर्थ बार बार स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स कहते हैं, कि स्वच्छंद भावों का एक स्वतः उच्छलन है कविता। इस भूमिका का एक ऐतिहासिक महत्व भी है कि 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक काव्य संबंधी जो नव अभिजात्यवादी यानी कि नियो क्रिटिक्स आलोचकों का जो विचार था उसको एक तरह से क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, उनके सारे विचारों का खंडन कर दिया। और ये महत्वपूर्ण स्थापनाएं वर्ड्सवर्थ ने अपने काव्य भाषा संबंधी चिंतन में दी। और लिरिकल बैलेड्स का जो तीसरा संस्करण था वो 1802 में आया और जो चौथा संस्करण था वो 1815 में आया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि लिरिकल बैलेड्स के कुल 4 संस्करण प्रकाशित हुए। पहला 1798 में, दूसरा 1800, तीसरा 1802 और चौथा 1815। 4 संस्करण उसके प्रकाशित हुए। अब देखें यहां एक ट्विस्ट है, कहानी में एक ट्विस्ट है। ठीक है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि चूंकि वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज समान विचारों के पक्षधर थे, कविता के संबंध में भी, कविता के का जो विषय वस्तु है उस संबंध में भी और कविता की भाषा के संबंध में भी उनकी विचारों में समानता थी। ठीक है, और वर्ड्सवर्थ ने जो भूमिकाएं लिखी उस भूमिका में कॉलेरिज के विचार भी क्या थे, शामिल थे। ठीक है ना, क्योंकि सम्मिलित रूप से वो लिखा जा रहा था और वो कॉलेज की आंखों से गुजर के आता था। ठीक है ना, वो भी उसमें शामिल थे, अपने विचार देते थे। लेकिन आगे चलकर कॉलेरिज जो थे वो वर्ड्सवर्थ के विचारों से सहमत नहीं रह सके और आगे चलकर उन्होंने 1817 में, किसने, कॉलेरिज ने 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ में यानी कि बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलेरिज ने वर्ड्सवर्थ के जो काव्य भाषा संबंधी चिंतन थे उसके विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किया। यानी कि अब कॉलेरिज वर्ड्सवर्थ के विचारों से सहमत नहीं रह सके और उन्होंने एक नया ढंग, एक नए विचार क्या किए, प्रस्तुत किए। किसमें, किस किताब में, बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसका प्रकाशन 1817 में हुआ। अब देखें कि समकालीन आलोचकों का आक्रमण तो चल ही रहा था, नव अभिजात्यवादी जो क्रिटिक्स थे, साथ ही साथ अपने अभिन्न मित्र और काव्य चिंतक समर्थक कॉलेरिज भी क्या हो गए, वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी चिंतन से पृथक हो गए। उन्होंने भी अपने विचार अलग कर लिए। इसके बावजूद भी वर्ड्सवर्थ की जो भूमिका है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, जो दूसरी भूमिका है, उसका अंग्रेजी आलोचना में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और इस भूमिका में उन्होंने काव्य के विषय वस्तु, काव्य की भाषा और काव्य के प्रयोजन पे जो विचार किया है वह अत्यंत मौलिक और नवीन है, जिसने लोगों को अपनी तरफ बहुत गहराई से क्या किया, आकर्षित किया। और ऐसा भी कहते हैं कि अंग्रेजी आलोचना के इतिहास में इस भूमिका का इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि ऐसा कहते हैं कि रोमांटिक आलोचना का सूत्रपात यहीं से माना जाता है। ठीक है ना, तो वर्ड्सवर्थ ने कवि, काव्य की भाषा, काव्य की विषय वस्तु, इन सब पे बहुत गहराई से विचार प्रस्तुत किया। लेकिन काव्य भाषा पर वर्णित उनके जो विचार है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ठहरते हैं, जिसका जिक्र हमने प्रारंभ में किया था, सबसे आरंभ में। अब उन्हीं बिंदुओं को हम एक बार फिर से सामने रखेंगे और थोड़े विस्तार में जाकर उसका वर्णन, विवेचन और विश्लेषण कर देंगे। और फिर हम यह जान लेंगे कि कॉलेरिज ने उसके विपक्ष में क्या तर्क दिए
और फिर हम निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा संबंधी चिंतन था वह क्या था कि कविता की भाषा जो होनी चाहिए वह आम बोलचाल की भाषा, यानी कि ग्रामीण लोगों की भाषा को कविता की भाषा कवि को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। इसके पीछे वो ये कहते हैं कि ग्रामीण लोगों की भाषा जो होती है वह स्वाभाविक होती है, सहज होती है, सरल होती है, जबकि अलंकृत भाषा में क्या होती है, कृत्रिमता होती है, बनावटीपन होता है उसमें। उनका कहना था कि ग्रामीण लोग जो होते हैं वो हर समय प्रकृति के करीब होते हैं, नेचर के सबसे ज्यादा निकट होते हैं, तो सौंदर्य को बहुत गहराई से वो अपने हृदय में क्या कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, और उनका व्यक्तित्व भी बहुत सरल होता है, बहुत सहज होता है, बहुत भावुक लोग होते हैं ग्रामीण लोग। इसलिए उनकी भाषा में कवि को कविताएं लिखनी चाहिए। वो कहते थे कि जैसे ग्रामीण लोगों के भाव सरल होते हैं वैसे ही उनकी भाषा सरल होनी चाहिए। अगर आडंबरपूर्ण या अलंकृत भाषा में कविता का सृजन किया जाएगा तो उसमें सहजता नहीं आ पाएगी, सरलता नहीं आ पाएगी, भावुकता नहीं आ पाएगी, और वह सामान्य जनता को, वह कविता सामान्य जनता के हृदय को नहीं छू सकेगी। अब याद करें, आप फिर से पीछे जाएं पृष्ठभूमि में, इसके पीछे के कारण क्या रहे? फ्रांस की क्रांति रही कि नहीं रही, जिसमें उन्होंने आम जनता को करीब से देखा और आम जनता को कविता के केंद्र में स्थापित करने की वो बात करते हैं। इसलिए जब आम जनता कविता का विषय होगा तो आम जनता की भाषा भी कविता का विषय बनना चाहिए, या आम जनता की भाषा में कविता का सृजन किया जाना चाहिए, यह मान्यता थी वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, उन्होंने कहा कि विषय और अभिव्यक्ति का संतुलन होना चाहिए। ठीक है, अब देखें कि जब गांव का जो जीवन है उसमें सादगी है, सरलता है, भावुकता है, ठीक है, तो उस भावुकता को, उस सादगी को, उस सरलता को प्रकट करने के लिए विशिष्ट भाषा या विशिष्ट सौंदर्यपूर्ण या कठिन भाषा का प्रयोग अगर आप करते हैं तो उसमें कृत्रिमता आ जाएगी, उसमें नवीनता और मौलिकता नहीं रहेगी। इसलिए वह कहते हैं कि कविता की भाषा आम बोलचाल की ग्रामीणों की भाषा होनी चाहिए। आगे बात समझ में। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क उनका क्या है? उनका तर्क है कि कविता की भाषा और गद्य की भाषा में कोई अंतर नहीं है। यह तर्क जो है थोड़ा अतिशयवादी तर्क है। ठीक है, हालांकि वो ये कहते हैं कि अंतर सिर्फ इसका है कि कविता में छंद है और गद्य में छंद नहीं होता है। लेकिन वर्ड्सवर्थ की स्वयं की ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो कविताएं उनके अपने इसी विचार का क्या कर देती हैं, अतिक्रमण कर देती है। क्योंकि यहां यह देखने वाली बात है कि गद्य की भाषा में और पद्य की भाषा में अंतर होता है, शब्द चयन का अंतर होता है, वाक्य विन्यास का अंतर होता है। गद्य में बहुत लंबे लंबे और बड़े बड़े वाक्य हो सकते हैं, पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है ना। विचारों के बहुत प्रचार प्रसार की संभावना गद्य में होती है, जबकि कविता छोटी मुंह बड़ी बात भी कहती है, ठीक है ना। बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात भी कविता कह देती है। तो दोनों के शब्द चयन और वाक्य विन्यास में कहीं ना कहीं अंतर होता है, ठीक है। और उनकी खुद की रचनाएं उन्हीं के इस विचारों का कहीं ना कहीं क्या करती हैं, विरोध करती हैं। यह एक अतिवादी दृष्टि है, वर्ड्सवर्थ का यह जो दृष्टिकोण है यह अतिवाद है। लेकिन इसके मूल में एक बात जरूर है, इसके मूल में वो सरल भाषा के पक्षधर है। उनका यह मानना है कि अच्छा जो गद्य होता है, गद्य की प्रवाहपूर्ण जो भाषा होती है, खनखनाती हुई इसमें जो ताजगी होती है गद्य में, वह भी कई बार कविता जैसा लय या कविता जैसा चमत्कार गद्य की भाषा पैदा कर देती है, ठीक है। तो मूलतः वो ये कहना चाहते थे कि गद्य और पद्य की भाषा जो प्रवाहपूर्ण होती है, और प्रवाह कैसे आती है, सहजता से आती है, सरलता से आती है। और वह सहजता और सरलता कैसे आएगी, आम बोलचाल की भाषा के प्रयोग से आएगी। तो मूल रूप से वो यह स्थापित करना चाहते थे कि जो सरल भाषा है, ये जो सहज भाषा है, यह कविता और गद्य में दोनों में प्रयोग की जानी चाहिए। आई बात समझ में। तीसरा जो महत्वपूर्ण तर्क था उनका या सिद्धांत था, वो कहते थे कि प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जो था वो जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। इसके बारे में उनका तर्क यह था कि सभी देश के जो प्राचीन कवि हुए, उन प्राचीन कवियों ने वास्तविक घटनाओं में उत्पन्न भावों को आधार बनाकर कविता की रचना की। यानी कि जो वास्तविक घटनाएं घट रही थी उसमें जो भाव की विशिष्टता थी उसको आधार बनाकर उन्होंने रचना की। और उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उस लिखे हुए ने साधारण मनुष्य को अपने आप से क्या किया, जोड़ा,
और साधारण मनुष्य उससे क्या हो सका, जुड़ सका, क्योंकि उस रचना में अत्यंत गहरी स्वाभाविकता थी। बहुत स्वाभाविक ढंग से आम जनता उस रचना से जुड़ गया, क्योंकि उन कवियों की अनुभूति भी प्रबल थी और उनकी भाषा खुद ब खुद सहज और प्रभावी होती चली गई। इसमें वो ये भी कहते हैं कि प्राचीन कवियों ने अगर अलंकार का प्रयोग भी किया तो वह यथेष्ट था, वह उचित था, वह उपयोगी था, क्योंकि वह भावों के सौंदर्य वृद्धि करने में क्या था, सहायक था। ठीक है, लेकिन बाद के कवियों ने, ठीक है, यश की कामना के लिए या स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए कविताएं लिखी, तो इस वजह से क्या हुआ कि उनकी कविताएं अधिक कृत्रिम हो गई, अधिक बनावटी हो गई और सरलता और सहजता से वो कविताएं दूर हो गई। इस संदर्भ में आप रीतिकाल को याद कर सकते हैं। रीतिकाल में कविता का उद्देश्य कोई महान उद्देश्य नहीं था, चमत्कार पैदा करना था, इसलिए वहां पे क्या हो गई, कृत्रिमता आ गई। और वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इस तरह की भाषा का त्याग कर पुरानी काव्य भाषा को जीवित करने का प्रयास करना चाहिए। और कहते हैं कि जिस तरह की भाषा पुराने कवियों ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस भाषा को अपनाया, उसे ही अपनाया जाना चाहिए। आई बात समझ में। और चौथी महत्वपूर्ण बात है उनकी मान्यता है कि वो कहते हैं कि कविता जो है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग है। प्रयास करके कविता नहीं लिखी जा सकती है। कोशिश करके अगर आप कविता लिखते हैं और जबरन उसमें विचारों को ठूंसने का प्रयास करते हैं तो उसमें कृत्रिमता आ जाएगी, उसमें स्वाभाविकता नहीं होगी। वो कहते हैं कि प्रबल भावों की जो भाषा होती है, अगर भाव बहुत तीव्र है तो स्वतः कविता फूट पड़ेगी, और जो कविता फूटेगी उसकी भाषा भी दिव्य होगी, उसके भाव भी दिव्य होंगे, और वह कविता क्या होगी, चित्रात्मक होगी। और उन्होंने यह भी कहा कि कविता में भावनाओं की अधिक प्रधानता होती है, तर्क या विचारों की बहुत अधिक प्रधानता नहीं होती। यानी कि वो ये भी कहते हैं कि कविता में भाव अधिक महत्वपूर्ण है, उसको तर्क की कसौटी पे नहीं कसा जाना चाहिए। ये उनकी मूलभूत मान्यताएं हैं काव्य भाषा के संबंध में। और आगे चलकर कॉलरिज ने उनके इन सिद्धांतों का जो विरोध किया, उसके पक्ष में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तर्क दिए। कॉलरिज ने कहा कि ग्रामीण जो भाषा होती है वो आम बोलचाल की भाषा होती है और कामचलाऊ भाषा होती है। ठीक है, इसलिए गहन और सूक्ष्म या विशिष्ट अनुभूतियों को उस आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अब अपने अपने तर्क है, उनका भी तर्क सही है कि हर तरह का भाव एक ही जैसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता है। तो उन्होंने कहा, और इसलिए उन्होंने अपने आप को वर्ड्सवर्थ के विचारों से पृथक कर लिया। कहा कि ठीक है, हर तरह के जो भाव है, तीव्र भाव, विशिष्ट भाव, उनका चित्रण क्या है, आम बोलचाल की भाषा में कर पाना संभव नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, कॉलरिज यह मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की जो भाषा होती है, उसके ज्ञान, उसकी क्रिया, उसकी शिक्षा और उसके संवेदना आदि के कारण अलग अलग होती है। कैसे परिवेश में वह रहा, कैसी शिक्षा उसे मिली, कहाँ से उसने पढ़ाई की, इस आधार पर कैसा उसका ज्ञान है, इस आधार पर हर व्यक्ति की भाषा में क्या हो जाती है, भिन्नता देखने को मिलती है। अतः काव्य भाषा में स्वाभाविक भाषा का प्रयोग न होकर उस भाषा का प्रयोग कवि करता है जो संस्कार रूप में उसे प्राप्त होते हैं। अब कोई कवि ग्रामीण परिवेश में रहा, ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहा, तो उसकी भाषा अलग हो जाएगी। कोई कवि या कोई लेखक किसी दूसरे परिवेश में रहा जहां बौद्धिकता अधिक रही, तर्क की अधिक प्रधानता रही, सौंदर्य की अधिक प्रधानता रही, ज्ञान और भाषा के चमत्कार की अधिक प्रधानता रही, तो स्वभावतः उसकी भाषा में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि गद्य पद्य की भाषा एक नहीं हो सकती है। कॉलरिज इस मान्यता का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि कोई शब्द या शब्द क्रम गद्य के लिए अलग होता है तो पद्य के लिए अलग होता है, इसलिए गद्य और पद्य की भाषा एक नहीं होती, दोनों की भाषा अलग होती है। इस तरह के तर्क देकर कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के विचारों का खंडन करते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा संबंधी जो चिंतन है उसका अपना एक विशेष महत्व है। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि काव्य भाषा संबंधी जो चिंतन है वर्ड्सवर्थ के, वो अत्यंत नवीन और
मौलिक हैं, जिसे स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। और वस्तुतः वर्ड्सवर्थ जो थे वो काव्य में आडंबरपूर्ण भाषा या चमत्कारपूर्ण भाषा के विरोधी थे, और वे काव्य में सहज सरल भाषा के प्रयोग के पक्षधर थे। इसलिए ग्रामीणों की भाषा की बात बार बार वो करते हैं, ग्रामीण जीवन के भाषा के प्रयोग की बात कविता में वो बार बार कहते हैं, ठीक है ना। वर्ड्सवर्थ जो है वो कल्पना शक्ति पर बल देते हैं और काव्य में भाव तत्व को प्रधानता देते हैं। विचार और तर्क की अपेक्षा वर्ड्सवर्थ भाव को काव्य में अधिक गहराई से प्रतिष्ठित करने के पक्षधर है, ठीक है ना। और एक महाकवि की अंतर्दृष्टि उनके विचारों में विद्यमान थी, ठीक है। भले ही कॉलरिज और अन्य आलोचकों ने उसका विरोध किया, लेकिन उनके विरोध भर से वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी चिंतन का महत्व कम नहीं हो जाता है। कहीं ना कहीं उन्होंने कविता की भाषा आम जीवन की भाषा हो सकती है, आम बोलचाल की भाषा हो सकती है, इस बात को प्रतिष्ठित कर पूरी दुनिया में काव्य भाषा संबंधी चिंतन की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम काव्य भाषा संबंधी चिंतन में उस सिद्धांत को, उस विचार को मील का पत्थर मान सकते हैं। आगे बात समझ में। और देखिए कबीर भी तो वही करते हैं ना, आम बोलचाल की भाषा में कविता करते हैं कि नहीं, पर कितना प्रभावी होता है, तो उसका महत्व कम नहीं है। अब अज्ञेय भी कविता करते हैं, अब उस कविता का भी महत्व कम नहीं हो सकता है। तो अलग अलग विचार हैं और अलग अलग विचारों का आना अलग अलग तरह की खूबसूरती को प्रकट करने का जरिया होता है। आगे बात समझ में। तो हमने आज वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा संबंधी जो चिंतन था वह क्या था, उसके बनने की प्रक्रिया क्या थी, कॉलरिज की पहले जो उनके साथ मान्यता थी और बाद में जो उन्होंने मतभेद प्रकट किया उसको भी समझा, और अंत में निष्कर्ष के तौर पे हमने अंत में जो बातें की उसे भी जान लिया, और संपूर्णता में अब हम इस विषय को आसानी से समझ सकने में कामयाब हो गए होंगे। ठीक है, आप लोगों के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं चाहते हैं? ठीक, रोक दीजिए।